Hello students, Standard 9, Subject Social Science, Chapter number 9, Fundamental Rights, Fundamental Duties and Directive Principles of State Policy. Session 3. Topics of the session: Fundamental Rights. Today we will continue our previous session about different 6 fundamental rights guaranteed by the Constitution of India to each and every Indian citizen. First, right to equality, right to freedom. These two we have discussed in the previous session. Today in this particular session we will discuss about third, right against exploitation. Fourth, right to freedom of religion. Fifth, cultural and educational rights. Sixth, right to constitutional remedies. Right against exploitation. The main objective of the Constitution is to see any person does not suffer exploitation at the hand of other person. An exploitation-free society is established. So right against exploitation gives you an assurance or a guarantee कि सोसाइटी में कोई भी पर्सन किसी दूसरे पर्सन के द्वारा या किसी दूसरे ग्रुप ऑफ पीपल के द्वारा कोई एक्सप्लोइटेशन सफ़र ना करे, राइट. एंड इन सोसाइटी ईच एंड एवरी पर्सन लिव्स एक्सप्लोइटेशन फ्री लाइफ, कि ऐसे समाज को हमें एस्टैब्लिश करना है जिसमें ईच एंड एवरी पर्सन अपनी लाइफ को आराम से विथ गुड फ्रीडम एंजॉय कर रहा हो. This objective of the Constitution through this right, human trafficking, druggery, slavery and forced labors are banned. आज आप किसी पर्सन को परचेज करके, है ना, उसे अपने घर में हमेशा के लिए एज अ बॉन्डेड लेबर सर्वेंट कर बनाकर नहीं रख सकते. ड्रगरी, स्लेवरी मीन्स स्लेवरी इज अ ओल्ड सिस्टम कि जब पर्सन्स को मार्केट से खरीदा जाता था और फिर अपने घरों में, अपनी फैक्ट्रियों में, वर्क प्लेस पे उनके साथ नॉन ह्यूमैनिटेरियन बिहेवियर किया जाता था जो इंसानियत के खिलाफ होता था. उनका सीवियर एक्सप्लॉइटेशन होता था, उनसे बहुत सा काम करवाया जाता था, कोई केयर नहीं होती थी, उनको कोई फ्रीडम या कोई राइट्स नहीं होते थे. फोर्स्ड लेबर मीन्स आप जबरदस्ती किसी के पास उनके विल और डिजायर के अगेंस्ट कोई काम करवा रहे हो. दिस ऑल थिंग्स आर नाउ बैंड. द वायोलेशन ऑफ दिस राइट इज अ पनिशेबल ऑफेंस, कि अगर आप किसी का एक्सप्लॉइटेशन करते हो ऑन एनी ग्राउंड, it is totally punishable offense and it is illegal. Nowadays the illegal trade of children and women, trade मतलब बच्चों को और औरतों को खरीदा और बेचा जाता है. You might have seen in a movies, है ना, और साउथर्न इंडिया एपिसोड्स. फोर्स्ड लेबर और imposed slavery, वर्क विदाउट पे, सिर्फ काम करवाते रहने का, सैलरी नहीं देना. ओल्ड ड्रगेडरी सिस्टम हैज़ टू बी एंडेड थ्रू दिस राइट. तो ये जितने भी इलीगल वर्क थे या ह्यूमन एक्सप्लोइटेशंस के जो मेथड थे, फोर्स्ड लेबर, स्लेवरी, है ना, वर्क विदाउट पे, ओल्ड ड्रगेडरी सिस्टम, ये सब आज राइट अगेंस्ट एक्सप्लोइटेशन का फंडामेंटल राइट्स आने की वजह से बैन हो चुके हैं. एंड इफ इट इज डन बाय समबडी, अगर कोई फिर भी अगर इस टाइप का एक्सप्लोइटेशन किसी का करता है, so it is punishable according to Indian Constitution. To take work from any person without paying them or paying them less than minimum wages, forced or imposed labor is a punishable act. कि किसी पर्सन से आप काम करवा रहे हो और उसे सैलरी नहीं पे करते, या तो उसका वर्क जो हो रहा है उस वर्क का जितना पेमेंट, सैलरी और वेजेस बनता है, आप उससे कम उसे पे करके ज़्यादा उसे वर्क करवा रहे हो. सो दैट इज ऑल्सो पनिशेबल ऑफेंस.
Any children under the age of 14 cannot be made to work in a factory, mine, or any dangerous profession, garage, hotel, or cannot be employed as a household servant. Right? It is for the safety of the children, especially below the 14 years of age. 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी भी टाइप के कोई भी वर्क में इन्वॉल्व करना, इट इज़ टोटली एन इलीगल ऑफेंस. ठीक है. सो 14 साल से कम उम्र के बच्चे को किसी फैक्ट्री में, माइनिंग वर्क में, या और भी कोई डेंजरस वर्क हो, है ना, केमिकल फैक्ट्रीज है, फर्टिलाइजर फैक्ट्रीज है, फायर क्रैकर मेकिंग फैक्ट्रीज है, गैरेज, होटल, कंस्ट्रक्शन साइट्स, घर में काम करवाना, कहीं पे भी 14 इयर्स के कम उम्र के बच्चों को काम करवाना एक क्रिमिनल ऑफेंस है. बट फिर भी बच्चों, स्टूडेंट्स, आज अपने सोसाइटी में बहुत सी जगह पे आपने नोटिस किया ही होगा कि 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चे गैरेज, टी स्टॉल, होटल्स, कंस्ट्रक्शन साइट्स पे वर्क कर रहे ही होते हैं. अंडर द प्रोहिबिशन ऑफ द चाइल्ड लेबर एक्ट, ऑल दीज आर पनिशेबल ऑफेंस. तो 14 ईयर्स से कम उम्र के बच्चों को काम करवाना, है ना, क्यों अलाउड नहीं है, और अकॉर्डिंग टू विच एक्ट इट इज पनिशेबल ऑफेंस? अंडर द Prohibition of Child Labor Act. Mandatory services can be sought from any person for the purpose of public welfare of the state military services in any fields, irrespective of religion, gender, caste or class, with or without remuneration. But हाँ, अगर किसी ऐसे वक्त में जब देश को आपकी ज़रूरत है, then in that case government will force you to join the military services for the sovereignty of the country. देश की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए, अगर कहीं पे वॉर हमारा दूसरे कंट्री के साथ चल रहा है, उस समय अगर कंट्री को लोगों की ज़रूरत है, तो तब आपको कंपल्सरीली मिलिट्री सर्विस में इन्वॉल्व किया जा सकता है. चाहे फिर आप कोई भी रिलीजन के हो, कोई भी, है ना, जेंडर को बिलोंग करते हो, मेल, फीमेल, रिच कास्ट, पुअर क्लास, है ना, सोसाइटी के किसी भी कास्ट या क्लास को आप बिलोंग कर रहे हो, आपको उस समय देश के लिए सैलरी देकर या बगैर सैलरी के भी काम करना पड़ सकता है. सो दैट इज नॉट काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. वो काम हम कर रहे हैं अपने देश की सुरक्षा के लिए, अपने देश के, है ना, सोवरेनिटी और फ्रीडम को सेफ गार्ड करने के लिए. 4. Right to freedom of religion. These right actually is backed up by the principle of secularism under the pillars of preamble. कि हमने पिलर्स ऑफ प्रीएम्बल डिस्कस करते समय जो सेक्युलरिज्म का पॉइंट एक्सप्लेन किया था, उससे ये जुड़ा हुआ है. Any citizen of the India can follow any religion of choice, can promote and propagate the same is mentioned in the provisions of the Constitution of India. इंडिया का कोई भी सिटीजन अपनी मर्जी से किसी भी रिलीजन को फॉलो कर सकता है, उसे प्रमोट कर सकता है, उसे लोगों में अवेयरनेस फैला सकता है, और विच एवर वे ही लाइक्स, अपने रिलीजन को किस तरह से सेलिब्रेट करना है, किस तरह से एंजॉय करना है, ये पूरा फ्रीडम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ईच एंड एवरी सिटीजन को देता है. बट दिस राइट इज टू बी एंजॉयड विद इन द परमिसिबल लिमिट सो दैट इट डज नॉट अफेक्ट द फ्रीडम ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, मोरालिटी एंड हेल्थ ऑफ द सोसाइटी. यस, हर एक को अपने मर्जी से अपने धर्म का पालन करने की, है ना, फ्रीडम दी गई है. बट जो ये राइट्स को आप एंजॉय करोगे, जैसे मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था कि फंडामेंटल राइट्स आर गिवन, बट दोज राइट्स आर नॉट लिमिटलेस. इवन दिस फंडामेंटल राइट्स हैव सम सॉर्ट्स ऑफ लिमिटेशन. ये राइट्स एंजॉय करते वक्त आपको कुछ लिमिट्स में रहना है, कुछ रूल्स रेगुलेशंस को फॉलो करना है. तो जब राइट टू फ्रीडम आपको दिया जा रहा है रिलेटेड विद द रिलीजन, इसका ये मतलब नहीं है कि आप लिमिट्स के बाहर जाकर परफॉर्म करें. कोई भी रिलीजियस एक्टिविटी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सोसाइटी के मॉरल वैल्यूज़
और हेल्दी एनवायरनमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। द रिलीजियस गैदरिंग, ऑफरिंग और प्रेयर्स आर नॉट इंक्लूडेड इन दिस। हाँ, आपको कहीं पे भी आपके रिलीजियस गैदरिंग करनी है या ऑफरिंग्स करनी है, आपको इकट्ठे होकर प्रेयर्स करनी है, तो वो सब परमिट है। The state of India does not have any religion of its own, or the Indian state is not run as per the principles of any religion or a sect. शॉर्ट में इसका ये मतलब होता है, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डज नॉट अडॉप्ट, एक्सेप्ट एंड प्रमोट एनी पर्टिकुलर रिलीजन। देश का संविधान किसी भी एक पर्टिकुलर रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता, प्रमोट नहीं करता, ना तो किसी धर्म के बताए हुए रूल्स रेगुलेशन से हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन वर्क करता है। और इसीलिए इंडिया को एक सेक्युलर कंट्री कहा जाता है, वेयर ऑल द रिलीजन्स आर इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ। The state cannot interfere in the religious matter or a religious belief of any group. कोई भी पर्सन अपने रिलीजन में किन बातों को फॉलो करते हैं, किन प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट करते हैं, रिलीजियस मेथड से जुड़े हुए उनके क्या विचार है, उनकी क्या श्रद्धा है, उसमें गवर्नमेंट कहीं इंटरफियर नहीं करता। The religious group have been given the freedom to establish any religious organization and can manage and administer them for religious and philanthropic aims. देश ने या हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हर रिलीजन को ये फ्रीडम दिया हुआ है कि वो अपने रिलीजियस ग्रुप बनाए, अपने रिलीजन को प्रमोट करे, अपने रिलीजियस एक्टिविटीज़ को प्रमोट करे, अपने जो बड़े बड़े रिलीजियस प्लेसेस है ना, टेम्पल्स, चर्च, गुरुद्वाराज, मॉस्क्यूज, जो भी उनके रिलीजियस वर्शिप प्लेसेस है उनको मैनेज करे, है ना, वहाँ के फंक्शंस को एडमिनिस्टर करे, उनके लिए रिलीजियस ग्रुप्स बनाने की परमिशन भी दी हुई है। द स्टेट कैन नॉट यूज द फंड कलेक्टेड थ्रू द पब्लिक टैक्सेस or public fund for the benefit and development of any specific religious and sect. गवर्नमेंट टैक्सेस के थ्रू आने वाले पैसे में से किसी भी रिलीजन के वेलफेयर और डेवलपमेंटल एक्टिविटी के पीछे खर्चा नहीं करता, ना तो वो उन्हें सपोर्ट करता है ना तो प्रमोट करता है। यस, दे कैन टेक सम टैक्सेस फ्रॉम दिस रिलीजियस इंस्टीट्यूशन। आप एग्जाम्पल ले लो कि तिरुपति बालाजी टेम्पल जो है वहाँ पे हर साल ऑन एन एवरेज मोर देन 300 to 400 करोड़ रुपीस का कलेक्शन होता है। ठीक है, तो इन दैट केसेस दे हैव टू पे द टैक्सेस टू द गवर्नमेंट। ठीक है, तो ऐसे रिलीजियस प्लेसेस पर अगर एक लिमिट से ज़्यादा इनकम आती है तो उन्हें गवर्नमेंट को टैक्स भरना है। बट गवर्नमेंट इंडिया में किसी भी रिलीजियस ग्रुप के, कोई रिलीजियस प्लेसेस के लिए या कि कोई पर्टिकुलर रिलीजन के डेवलपमेंटल एक्टिविटी के लिए या प्रमोशन के लिए खर्चा नहीं करता। द एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन रनिंग ऑन गवर्नमेंट ग्रांट कैन नॉट इम्पार्ट रिलीजियस एजुकेशन और कंपेल द स्टूडेंट टू पार्टिसिपेट इन एनी रिलीजियस एजुकेशन और अटेंड एनी रिलीजियस मीट। अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन कोई भी ऐसा स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिन्हें गवर्नमेंट की ओर से स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी चलाने के लिए पैसा मिलता हो, ऐसा कोई भी इंस्टीट्यूशन किसी भी पर्टिकुलर रिलीजन में या किसी रिलीजियस एक्टिविटी में स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करने के लिए फोर्स नहीं कर सकता, ना तो उन्हें उसमें इन्वॉल्व कर सकता है। क्यों? क्योंकि वो गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट कॉलेज है और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन है जिन्हें कोई पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट करने का या प्रोपेगेट करने का राइट्स नहीं है। फिफ्थ, कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स। पीपल ऑफ वेरियस रिलीजन, वेरियस लैंग्वेज एंड कल्चर्स रिसाइड्स इन इंडिया। ट्रू है ना कि इंडिया में आज
अलग अलग रिलीजन और अलग अलग लैंग्वेज के लोग रहते हैं। द पीपल ऑफ इंडिया हैव राइट टू प्रिजर्व देयर लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, कल्चरल आइडेंटिटी एंड एथेंसिटी, कि हर एक रिलीजन, हर एक लैंग्वेज बोलने वालों को ये अधिकार है कि वो अपनी भाषा का प्रचार करे, उसे प्रिजर्व करे, आने वाली जनरेशन को अपने वो लैंग्वेज, उससे जुड़े हुए लिटरेचर्स है ना, नॉलेज को वो पास आउट करे। Any educational institution which rely on a government grant cannot deny admission on the ground of religion, caste, creed, language or any other reason. इंडिया का कोई भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी जिन्हें अपना इंस्टीट्यूशन चलाने के लिए गवर्नमेंट से पैसा आता हो, ऐसे किसी भी स्कूल, कॉलेज या यूनिवर्सिटी में किसी भी स्टूडेंट्स को उसके रिलीजन, उसके कास्ट, उसकी क्रीड, वो कौन सी लैंग्वेज से है और या किसी भी और रीज़न से एडमिशन देने के लिए मना नहीं किया जा सकता। राइट, दैट मीन्स इन गवर्नमेंट स्कूल, कॉलेज और यूनिवर्सिटी एवरीबडी हैज़ टू बी गिवन एडमिशन irrespective of their caste, creed and religion. If any individual appeals to vote on the ground of religion, caste or a language, then it is considered as a malpractice as per the Act 123 subsection 3. कोई भी पॉलिटिशियंस इलेक्शन के टाइम पर किसी रिलीजन के नाम पे, धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे या किसी एक पर्टिकुलर लैंग्वेज के बेस पर लोगों को वोट देने के लिए अपील नहीं कर सकते। इट इज़ अ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये एक प्रकार का भेदभाव है और क्रिमिनल ऑफेंस है ना, एंड इट इज़ माल प्रैक्टिस, इट इज़ मैनिपुलेटिव वर्क, ये परमिटेड नहीं है। यानी देश में इलेक्शन के दौरान जाति के नाम पे, धर्म के नाम पे, है ना, कल्चरल डिफरेंस के नाम पे वोट मांगना गैरकानूनी है। Any of the state can frame a law and provide the right to its citizen to form and manage any of educational institute based on cultural or linguistic minority. देश में कोई भी स्टेट गवर्नमेंट को या कंट्री को इवन ये परमिट है कि वो लोगों के लिए कोई पर्टिकुलर लैंग्वेज डेवलप्ड बेस्ड इंस्टीट्यूशन को डेवलप करे, उनके कल्चर को प्रमोट करे, है ना, और स्पेशली वो लैंग्वेज जो कम बोली जाती हो, उस लैंग्वेज के अवेयरनेस के लिए एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एस्टैब्लिश कर सके। द स्टेट शैल नॉट डिस्क्रिमिनेट इन गिविंग एजुकेशनल ग्रांट्स और एजुकेशनल स्कॉलरशिप फ्रॉम द स्टेट फंड टू एनी ऑफ द लिंग्विस्टिक और रिलीजियस माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन। देश का संविधान ईच एंड एवरी रिलीजियस ग्रुप को, कोई भी लैंग्वेज बेस्ड एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन को जब स्कॉलरशिप प्रोवाइड करता है या एजुकेशनल ग्रांट प्रोवाइड करता है गवर्नमेंट के फंड में से, तो वहाँ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं हो सकता। इसका ये मतलब हुआ स्टूडेंट्स कि समझो कि कोई स्कूल गुजराती मीडियम स्कूल है, फिर कहीं पे हिंदी मीडियम स्कूल है, कहीं पे मराठी मीडियम है, बांग्ला मीडियम है, ओडिया है ना, ओडिसी लैंग्वेज की स्कूल्स है। तो हर प्रकार की स्कूल्स में गवर्नमेंट की ओर से इक्वल बेसिस पे पैसा दिया जाना चाहिए, कहीं पे ज़्यादा कहीं पे कम ऐसा नहीं हो सकता। It is the state desires to take over or confiscate the property of minority institution, then it can do so only after giving proper return। कि अगर कोई इंस्टीट्यूशन को, है ना, माइनॉरिटी का मतलब होता है वो रिलीजन और लैंग्वेज के लोग जिनके देश में, है ना, पॉपुलेशन कम है। सिंपल एग्जाम्पल इज दैट अगेंस्ट हिंदूज इन इंडिया ऑल द अदर रिलीजियन पीपल आर माइनॉरिटी। हमारे देश भारत में हिंदू लोगों के परसेंटेज यानी हिंदू रिलीजन को फॉलो करने वाले लोग ज़्यादा है, और जितने हैं बाकी मुस्लिम, क्रिश्चियन, पारसी, जैन, बुद्धिस्ट, वो सब के पॉपुलेशन कम है। किसके कंपेयर में? हिंदू रिलीजन के कंपेयर में। इसलिए वो बाकी सब किस में आते हैं? माइनॉरिटी ग्रुप में आते हैं। तो कोई भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूट को अगर गवर्नमेंट टेक ओवर करना चाहती है ना, उसका मैनेजमेंट चलाने के लिए उनसे लेना चाहती है, तो उसके बदले में उन्हें
उन इंस्टीट्यूशन को प्रॉपर रिटर्न या पेमेंट करना पड़ेगा। In this way, important provision in the context of education institution have been made in the Constitution. तो इस तरह से कल्चरल और एजुकेशनल राइट्स को प्रमोशन मिले, ईच एंड एवरी सिटीजन अपने लैंग्वेज, अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए कोई भी स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी एस्टैब्लिश कर सकता है, अपने रिलीजियस और कल्चरल एक्टिविटीज़ को प्रमोट कर सकता है। इस प्रकार के टोटल फ्रीडम्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में दिए हुए हैं। 6. Right to constitutional remedies. One of the most important remedy है ना, rights of फंडामेंटल राइट्स, कि अगर ये नहीं है, समझो कि आप स्टूडेंट्स, आपको ये राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट ऑफर नहीं किया जाए, तो इसके पहले के जो 5 राइट्स है, अगर आप उसे एंजॉय कर रहे हो और कोई आपको रोकता है, तो आप ये 6 राइट्स ना होने की वजह से उनके सामने कोई लीगल एक्शन नहीं ले सकते। इसका ये मतलब होता है स्टूडेंट्स कि राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आपको ये अधिकार देता है कि आपके 1 to 5 जो राइट्स है उसको एंजॉय करने से अगर आपको कोई रोके तो उस पर्सन के खिलाफ आप कंप्लेन कर सकते हो, FIR करवा सकते हो, इवन यू कैन टेक दैट पर्सन इनटू द कोर्ट एंड यू कैन डिमांड अ जस्टिस। इसी वजह से ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज का राइट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। No matter how many laws are framed or how many provisions are made for the fundamental rights, if these are not implemented well, then there remains no meaning of such freedom or rights. कि कितने भी लॉ बने हैं, कितने प्रोविजंस बनाए गए हैं, फंडामेंटल राइट्स को बहुत डीपली एक्सप्लेन किया गया है, उसके क्या लिमिट्स है, उस राइट्स को कैसे एंजॉय करना है, सभी के बारे में बहुत अच्छे से कॉन्स्टिट्यूशन में बताया है। बट अगर उन राइट्स को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए, उन प्रोविजंस को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट ना करवाया जाए, तो लोगों को अपने राइट्स को प्रॉपरली एंजॉय करने का मौका नहीं मिलेगा और उस केस में ये राइट्स का कोई मीनिंग बनता नहीं। Therefore, a provision has been made in the Constitution for the implementation of these rights. Under it, a writ means a complaint in the Supreme Court can be made. Writ means complaint made for the violation of the fundamental rights. इसलिए एक प्रोविजन बनाया गया है कॉन्स्टिट्यूशन में कि कोई भी पर्सन आपके फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते वक्त आपको रोकता है या किसी भी राइट्स को आपको एंजॉय करने से, है ना, रिस्ट्रिक्ट करता है, इन दैट केस आपको ये अधिकार है अंडर द 6th राइट कि आप उस पर्सन के खिलाफ इवन सुप्रीम कोर्ट तक में जाकर केस कर सकते हो। दिस राइट हैज़ बीन एक्सेप्टेड एज द राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। और ये जो राइट्स है कि आपके फंडामेंटल राइट्स को वायोलेट करने वाले पर्सन के खिलाफ आप कोर्ट केस भी कर सकते हो, इसी राइट्स का नाम है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज। द सुप्रीम कोर्ट प्लेस एन इम्पोर्टेंट रोल इन प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया, है ना, आप और मैं स्टूडेंट्स, हम अपने सभी फंडामेंटल राइट्स को अच्छे से एंजॉय कर सके, उन राइट्स के थ्रू अपनी सोशल, इकोनॉमिक और फाइनेंशियल लाइफ को बेटर कर सके, अपनी लाइफ में प्रॉपरली डेवलप हो सके, प्रॉस्पर हो सके और सोसाइटी में एक हेल्दी, फ्री एंड डिग्निफाइड लाइफ जी सके, उसको प्रोटेक्ट करने की और उस राइट्स को, है ना, सिंसियरली इम्प्लीमेंट करने की टोटल रिस्पॉन्सिबिलिटी सुप्रीम कोर्ट के पास है। एंड फॉर दिस, इफ द कोर्ट फाइंड इट नेसेसरी, देन इट कैन गिव ऑर्डर, इंस्ट्रक्शन और डिक्री। और अगर कहीं पे भी सुप्रीम कोर्ट को ऐसा लगता है कि सोसाइटी में सिटीजन्स पे फंडामेंटल राइट्स एंजॉय करते वक्त कोई रिस्ट्रिक्शंस है, कोई एक्सप्लोटेशंस है, तो उन केसेस में वो कुछ नए रूल्स और रेगुलेशंस भी इंट्रोड्यूस कर सकती है। The apex court is vested with the power given by the constitution. Apex court means the topmost court in the judiciary system. देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर जो
कोर्ट आता है वो। एंड स्टूडेंट्स, अपने कंट्री में एपेक्स कोर्ट है सुप्रीम कोर्ट सिचुएटेड इन न्यू दिल्ली। ठीक है, कि आपसे अगर कोई पूछे विच इज़ द एपेक्स कोर्ट ऑफ इंडिया, तो आपको बताना है सुप्रीम कोर्ट। ठीक है, और वो कहाँ पर है? न्यू दिल्ली। Nobody can oppose it if any person puts a complaint against any state for the violation of any fundamental rights, then the Supreme Court can exercise its rights. Even कोई गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल्स या देश की सरकार आपको और मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से अगर रोकती है, तो इन दैट केसेस हमें सरकार पर भी केस करने का अधिकार, ये सिक्स्थ राइट जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज वाला, वो हमें ये अधिकार है ना प्रोवाइड करता है। दैट मीन्स वी हैव अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी टू एंजॉय अवर राइट्स रिस्ट्रिक्शन फ्री। Dr. Babasaheb Ambedkar has considered these rights as a soul of the constitution. Question can be asked in 1 mark, है ना, कि डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर हु वॉज द चेयरमैन ऑफ द ड्राफ्टिंग कमेटी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, उन्होंने भी ये कहा है कि ये जो सिक्स्थ राइट है, राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज, वो पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर ये राइट्स ना हो तो आपको आपके दूसरे फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करते वक्त अगर कोई आपको रोके, कोई आपका एक्सप्लॉइटेशन करे, है ना, कोई आपको रिस्ट्रिक्ट करे, तो आप उसके खिलाफ कंप्लेंट या एक्शन नहीं ले पाते। पर आज हमारे संविधान ने हमारी भलाई के लिए, हमारे प्रॉपर डेवलपमेंट के लिए ये सिक्स राइट्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में प्रॉपरली इंक्लूड किया हुआ है। The Parliament can hand over the power of giving such an order to any of the court. Parliament कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज और फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए कोई भी लॉ, ऑर्डर या रूल बनाने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को हैंड ओवर कर सकता है। If the state legislative assembly frames any law which violates the fundamental rights or not in congruence of it, then the Supreme Court can stop the state. कि समझो कि पार्लियामेंट या कोई स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली ने कोई नया रूल बनाया, कोई नया रेगुलेशंस बनाया, और वो रूल्स और रेगुलेशंस आपको और मुझे अपने फंडामेंटल राइट्स को एंजॉय करने से रोकता हो, तो ऐसे रूल्स को, ऐसे लॉ को पास होने से रोकने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास है। Thus, this right provides an opportunity to any citizen to approach the court for the violation of fundamental rights. तो इस तरह से ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है, ये राइट्स इंडिया के हर सिटीजन को ये अधिकार देता है कि उनके फंडामेंटल राइट्स का वायोलेशन होने पर वो कोर्ट में जाकर जस्टिस मांग सकते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स द फंडामेंटल राइट्स टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया, कि इंडिया के हर सिटीजन को अलॉन्ग विद द 5 फंडामेंटल राइट्स, ये 6 फंडामेंटल राइट्स भी प्रॉपरली इशू किया गया है। दीज राइट्स आर गिवन अगेंस्ट द गवर्नमेंट्स, है ना, मैंने आपको बताया कि अगर आपके राइट्स को एंजॉय करने से देश की सरकार या आपके पर्टिकुलर, है ना, स्टेट की गवर्नमेंट भी अगर आपको रोकती है, तो उनके खिलाफ भी केस करने की परमिशन हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने, ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज है उसके थ्रू दी हुई है। तो इस तरह से आप ये भी बोल सकते हो कि ये जो राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी है, वो राइट्स इवन गवर्नमेंट के खिलाफ भी जा सकती है। The fundamental rights are applicable to all these citizens at all the time but can be suspended during the time of emergency. स्टूडेंट्स, हमारे देश में रहने वाला ईच एंड एवरी सिटीजन ये राइट्स को कभी भी, है ना, 24/7 एंजॉय कर सकता है। बट येस, एट द टाइम ऑफ एमरजेंसी, यानी रिलीजियस रियॉट्स, वॉर या और कोई सिचुएशंस ऐसी जिसमें लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब्ड हुआ है, उन पर्टिकुलर सिचुएशंस में कुछ समय के लिए ये राइट्स पे रिस्ट्रिक्शन आ सकता है। Any state cannot form any law which take away the fundamental rights of the citizen. किसी भी स्टेट गवर्नमेंट को या सेंट्रल गवर्नमेंट को
ऐसा कोई भी लॉ बनाने की परमिशन नहीं है जो सिटीजन से उनके बेसिक फंडामेंटल राइट्स को छीनता हो। ठीक है, सो दिस वॉज ऑल अबाउट योर 6 फंडामेंटल राइट्स। एज आई हैव टोल्ड यू अर्लियर कि या तो पूरा क्वेश्चन 4 मार्क्स में आ सकता है, देन यू हैव टू एक्सप्लेन देम इन शॉर्ट, या तो इंडिविजुअल पॉइंट्स को एज अ शॉर्ट नोट के फॉर्म में भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। ओके, so now on, keep on revising, keep on learning, submit your homeworks regularly. Goodbye, take care.